हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एसीसीए ने सितंबर और दिसंबर अटेम्प्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट्स रिलीज कर दी है। तो हम लोग आपके सामने हाजिर हैं लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट के डिस्कशन के साथ में। देखो बच्चों, एग्जाम से पहले एग्जामिनर रिपोर्ट्स को डिस्कस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि पिछले जो 2 अटेम्प्ट की साइकिल्स निकली हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, और आप भी किस तरीके से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि एटलीस्ट 2 एग्जामिनर रिपोर्ट्स जो आपके अटेम्प्ट से पहले अवेलेबल हो उनको आप जरूर एग्जाम से पहले देख करके जाएं। ऑलरेडी पिछली वाली एग्जामिनर रिपोर्ट की जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट वाली एग्जामिनर रिपोर्ट का डिस्कशन देख करके बाद में उस पुरानी वाली रिपोर्ट पर भी जा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट टेक्स्ट की। क्या उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या स्टूडेंट से गलती हुई थी और किन बातों को हमें ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए साहब, मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दी है हमारी एसीसीए की ऑफिशियल एग्जामिनर रिपोर्ट। जैसे आप देख सकते हैं सितंबर और दिसंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनर रिपोर्ट हमारे पास में आई है। ठीक है, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अगर हमेशा की तरह देखें तो सबसे पहले अपने पास में सेक्शन ए के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिर सेक्शन बी के और फिर सेक्शन सी के। मेन जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेक्शन सी में वो शेयर करते हैं, बट सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस को देखकर भी आपको ना डिफिकल्टी लेवल का पता पड़ता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है साहब, सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या आ रहा है। अपने को पता ही है भाई, सेक्शन ए जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अगर सेक्शन ए अगर आपको बेसिकली कह लो कि अगर अटेम्प्ट सही से करना है तो आपको पूरा जो टेक्स्ट का सिलेबस है वो सही से रिवाइज होना चाहिए, सही से कह लो कि आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जांपल नंबर 1 अगर अपन देखें किस टाइप का क्वेश्चन आया था हमारे सामने। तो एक क्वेश्चन ये आया है बीटा लिमिटेड का, रिजल्ट्स फॉर द 16 मंथ पीरियड एंडेड 31 जुलाई 2025 आर एस फॉलोज। देखो ये फर्स्ट लाइन पढ़ते से अगर किसी बच्चे ने सही से कंपनीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ते से उसके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि कंपनी में 12 मंथ से बड़ा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अलाउड ही नहीं होता। लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड का केस कंपनी के केस में अलाउड होता है, इंडिविजुअल को तो अलाउड होता है। कंपनी में हम कहते हैं अगर अकाउंटिंग पीरियड लॉन्ग होगा तो उसको ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 12 मंथ्स का और एक रेस्ट ऑफ द पीरियड का। तो आपको जो ये 16 मंथ्स का पीरियड है इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, फर्स्ट 12 मंथ्स अलग, रेस्ट ऑफ द 4 मंथ्स अलग। अब ये 16 मंथ्स का पीरियड जो है वो 31 जुलाई 25 का है। 31 जुलाई 25 से अगर पीछे जाओगे 16 महीने पीछे, तो डेट आएगी 1 अप्रैल 24। अप्रैल 24 से 31 मार्च 24, 12 महीने, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, यस। तो ये पीरियड है, इसमें 12 मंथ्स अलग करने हैं। तो पहला 12 मंथ्स होगा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक का, और फिर रेस्ट ऑफ द पीरियड 1 अप्रैल 25 से 31 जुलाई 25 को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के टाइम पे ट्रेडिंग प्रॉफिट और प्रॉपर्टी बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिवाइड करना, तो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स वाला पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोग बोलते हैं कि भाई जो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, आपके पास में अगर इंटरेस्ट वगैरह की कुछ इनकम है तो ये सब आप जो नॉर्मल टाइम अपॉर्चमेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर चार्जेबल गेन्स हैं, डिविडेंड की कोई अगर आपके पास में अमाउंट दे रखा है, आपको क्यूसीडी का कोई अमाउंट दे रखा है, तो वो डेट के हिसाब से काम चलता है। उसमें डेट के हिसाब से अपन देखते हैं कौन से अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करेगा। यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट को तो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करने पड़ेंगे, क्यूसीडी की मुझे डेट दे रखी है तो डेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो फर्स्ट 12 मंथ्स में आ जाएंगे, क्योंकि नवंबर 24 और मार्च 25 फर्स्ट 12 मंथ्स में कवर होगा। जो नेक्स्ट डेट है वो 4 मंथ का जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है उसमें कवर होगी। अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज बीटा लिमिटेड कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। फर्स्ट पीरियड जो है 12 मंथ्स का, उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स की आपको लायबिलिटी निकालनी है। तो पहले फर्स्ट पीरियड का अपन कॉर्पोरेशन टीटीपी निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से टैक्स निकाल देंगे। तो फर्स्ट 12 मंथ्स का अगर आपको टीटीपी निकालना है तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी की जो इनकम है दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा 12 मंथ्स के हिसाब से। ये 6,50,000 की जो इनकम है आपके पास में, ये आपके पास में 16 मंथ्स की है ना, तो इसको भी 12/16 करना पड़ेगा मुझे। और जो ये ट्रेडिंग प्रॉपर्टी इनकम है ये भी मेरे पास में 16 मंथ्स की है, तो भी 12/16 करना पड़ेगा।
487500 18 ये तो आ गए साहब टोटल प्रॉफिट्स। अब इसमें से QCD लेस करेंगे तो नवंबर वाला QCD 3000 का, मार्च वाला QCD 1000 का, ये दोनों लेस हो जाएंगे। ये आपके आ जाएंगे TTP। अब यहाँ पे आप इसको इस कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करोगे। देखो भाई सामने दिख रहा है ऑगमेंट TTP है, यही ऑगमेंटेड प्रॉफिट बन जाएंगे। डिविडेंड नहीं है, आपके अपर लिमिट से ऊपर है, तो आप 25% पे टैक्स दोगे। $125,375 का आंसर आ जाएगा। 125,375 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे सिंपल ये काम करना था कि पहले तो अपने प्रॉफिट्स को और मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी इनकम दोनों को 12 मंथ्स के हिसाब से अपोर्शन करना था। उसमें से सही अमाउंट का QCD डेट के हिसाब से QCD को डिवाइड करते हैं। ठीक है, QCD को अलोकेट किया था डेट के हिसाब से। ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉपर्टी इनकम, इनको आप टाइम अपोर्शनमेंट कर सकते हो। चार्जेबल गेन, डिविडेंड, QCD, ये सब डेट के हिसाब से अलोकेट होते हैं। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब ये आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट के हिसाब से आ गया। इसमें अपन ने क्लास में भी क्वेश्चन करें कैसे आप अलोकेशन करते हो, क्या रूल्स हैं वो भी हमने लिखे हुए हैं। कौन सी इनकम को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। अब जिन लोगों ने एग्जाम में से जाने से पहले ये पॉइंट रिवाइज कर रखा है, वो जो चार्ट मैंने आपको दे रखा है लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट के साथ में इनकम में अलग अलग इनकम को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, अगर वो आपने रिवाइज कर लिया था ठीक है एग्जाम में जाने से पहले, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन कैसे आया है। पेरी मेड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 24-25। आपने अलग अलग कैश गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, 2000 दिया है ग्रैंडसन को, PET है अपना एक। ठीक है, 2000 का दिया है ग्रैंडसन को May 24 में, करंट ईयर के अंदर आ जाएगा। फिर 9 मंथली पेमेंट्स ऑफ 1000 फॉर हिज नेफ्यूज स्कूल फीस कमेंसिंग ऑन 1 अगस्त 2024, और 10,000 दिए हैं टू हिज नीस। ठीक है, एज अ वेडिंग गिफ्ट। वेडिंग गिफ्ट दिया है नीस को, PET है, बट आप रिलेटिव की कैटेगरी में आओगे तो 1000 का मैरिज अलाउंस मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 का मैरिज अलाउंस लेस करना ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। पेरी अर्न्स 2 लाख पाउंड अ ईयर एंड ऑल ऑफ द अबाउ गिफ्ट्स हैव बीन पेड आउट ऑफ इनकम। देखो ये जो लाइन है ना, ये मेरे को हिंट दे रही है कि जो स्कूल फीस है ना, इसका अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम के नाम पे मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, मैं एग्जम्प्ट कर सकता हूँ। हमने पढ़ा है IHT के अंदर हमारे पास में स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्शन होता है, हमारे पास में मैरिज एग्जाम्शन होता है, इंटर स्पाउस एग्जाम्शन होता है। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम का भी पॉइंट होता है। यहाँ पे इनकम भी दे रखी है, एक लाइन भी लिखी है कि सारे के सारे जो गिफ्ट है ये आउट ऑफ इनकम दिए हैं, और स्कूल की फीस है, इसको आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम मान के इसको एग्जाम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है आगे कह रहा है पेरी हैड ऑलरेडी यूज्ड हिज एनुअल अलाउंस फॉर द टैक्स ईयर 23-24, मतलब पिछले साल का कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एनुअल एग्जाम्पशन में करंट ईयर का 3000 और पिछले साल का भी 3000 हम अलाउ करते हैं। पिछले साल का तो अलाउड नहीं है, करंट ईयर का ही 3000 अलाउड है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ पेरीज पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर फॉर द टैक्स ईयर 24-25 आफ्टर ऑल अवेलेबल एग्जाम्शन। टोटल अमाउंट बताना है सबका मिला करके। तो देखो ये पहला गिफ्ट है 2000 का, ये तो पूरी तरीके से चार्जेबल रहेगा। ठीक है, फिर आपने 10,000 का गिफ्ट दिया था नीस को, नीस के गिफ्ट में से पहले आप मैरिज एग्जाम्शन लेस कर सकते हो 1000 का। ठीक है, फिर एनुअल एग्जाम्शन की बारी आएगी करंट ईयर में। 2000 तो फर्स्ट वाले में से एडजस्ट हो जाएंगे, 1000 बचे हुए सेकंड वाले में से एडजस्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो PET है उसमें से तो कुछ भी चार्जेबल बचेगा नहीं, सेकंड वाले में से 8000 आपके पास में बचेंगे। ठीक है, और सेकंड वाला पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो आंसर ए होना चाहिए 8000 ए, सही भी है। ठीक है ना, ये जो 1000 की फीस थी, ये पेमेंट टू नेफ्यू स्कूल फीस इज एग्जम्प्ट एज नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम। नॉर्मली स्कूल फीस वगैरह, कॉलेज फीस वगैरह जो है वो आपकी नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम मानी जाती है, और अमाउंट इतना छोटा है, इनकम इतनी ज़्यादा है, तो इसका लिविंग स्टैंडर्ड्स पर कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि कोई भी अगर आपने एक्सपेंडिचर करा आउट ऑफ इनकम जिससे आपके लिविंग स्टैंडर्ड पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो, तो उसको अपन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम के नाम पर एग्जम्प्ट कर सकते हैं। भाई 1000 की अगर आपने 9 मंथली पेमेंट्स कर भी ली तो 9000 का पेमेंट करोगे आउट ऑफ 2 लाख की टोटल इनकम। ठीक है, 10% भी नहीं बन रहा है, 5% से भी कम बन रहा है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये रीजनेबल अजम्पशन हो सकता है आपका एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। स्कूल फीस, कॉलेज फीस वगैरह इनको अपन नॉर्मली एग्जाम्प्ट मान लेते हैं एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम के नाम पे। नेक्स्ट देखो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मस्ट एन अपील बी मेड डायरेक्टली टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास कब जाना पड़ेगा? अच्छा, अब ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आया साहब। जिस बच्चे ने यहाँ पर ट्रिब्यूनल के ऊपर जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं कि कौन सी ट्रिब्यूनल को कैसे अपील करनी है, उसको सही से नहीं पढ़ा, तो यहाँ तो कोई बच्चा अटक ही जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? अपीलिंग अगेंस्ट अ पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न, अपीलिंग अगेंस्ट अ पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड ऑफ ईयर रिटर्न्स। अच्छा, ये पेई की रिटर्न्स की बात कर रहा है। अपीलिंग अगेंस्ट अ पेनल्टी फॉर लेट रजिस्ट्रेशन फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, ये रहा। नॉर्मली हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जितनी भी पेनल्टीज वगैरह की अपील है, अपार्ट फ्रॉम एरर इन वैट रिटर्न वाला, एरर वाला पॉइंट छोड़ के बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के अपील्स होती हैं, वो आप डायरेक्टली अपनी ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, एचएमआरसी के रिव्यू ऑफिसर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होती। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर भी सही है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। जिस बच्चे ने सही से अपील्स वाला पार्ट वगैरह सही से स्टडी अप पे पढ़ रखा है, वही इसको आंसर कर पाएगा। नहीं कर रखा है, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे दिक्कत आएगी। सेक्शन ए के लिए मैंने हमेशा ये कही रखा है, सेक्शन ए में क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कंसेप्चुअल, बहुत इन डेप्थ हो सकते हैं। अगर आपने जरा सी भी कमी पेशी रखी है तो सेक्शन ए, भले बी और सी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, बट ए आपको पकड़ लेता है कि ए में वो कंसेप्ट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन है, देयर आर अ नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर ज्वाइनिंग ईच ऑफ द डिफरेंट वैट स्पेशल स्कीम्स। यस, 3 स्कीम है हमारे पास में, कैश अकाउंटिंग, एनुअल अकाउंटिंग और फ्लैट रेट। तीनों की कंडीशंस है हमारे पास में। एनुअल और अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग की तो सेम है, फ्लैट रेट की थोड़ी अलग है। इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो विच वैट स्कीम ईच ऑफ द कैंडिडेट इज एप्लीकेबल टू। कौन सी कंडीशन किस वैट स्कीम पर एप्लीकेबल है? ईच ऑफ द कंडीशन इज एप्लीकेबल टू। तो पहला बोल रहा है एस्टिमेटेड टैक्सेबल टर्नओवर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज लेस देन और इक्वल टू 1,50,000। नेक्स्ट 12 मंथ्स में टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1,50,000 है, फ्लैट रेट। एनुअल अकाउंटिंग में तो 1.35 मिलियन होना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ्स का, और प्रीवियस 12 मंथ्स का अगर 1.6 को क्रॉस करेगा तो स्क्रीन छोड़नी पड़ती है। यहाँ 1,50,000 है, ध्यान रखना। एस्टिमेटेड टैक्सेबल टर्नओवर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज लेस देन और इक्वल टू 13.5 मिलियन। यस, एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। एक और ऐसे भी आ सकते हो, फ्लैट रेट स्कीम जो होती है वो वेरी स्मॉल बिजनेस के लिए होती है, और एनुअल अकाउंटिंग स्कीम स्मॉल बिजनेस के लिए होती है, ठीक है, एनुअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग। तो ये और छोटे बिजनेस के लिए, इसलिए लिमिट और कम है यहाँ पे। लास्ट बोल रखा है मस्ट बी अप टू डेट विद वैट रिटर्न्स, ये भी एनुअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग के लिए मैंडेटरी है। फ्लैट रेट के लिए ये नहीं, तो ठीक है, ये अपनी कंडीशंस हो गई। सही भी है सब, डन है। अब सेक्शन बी के ऊपर आते हैं। सेक्शन बी में देखो अपने को एग्जांपल दे रखा है, Beatrice and Abilo are sisters and brothers. They have both disposed of various assets during the tax year 24-25। तो इस बार इन्होंने कैपिटल गेन का क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बच्चों को बोलना चाहूँगा जो इस अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, सिर्फ एक एग्जामिनर रिपोर्ट मत पढ़ा करो, पिछले 2-3 अटेम्प्ट की जो एग्जामिनर रिपोर्ट है उनको देखो, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि आपको ये वो क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली एग्जाम में आए थे, सेक्शन ए के और बी के। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी अवेलेबल एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, आप उनको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी एग्जाम के लिए। स्पेशली जो इस क्योंकि अब मार्च अटेम्प्ट है अपने पास में, तो अपने को पास में ऑलरेडी मार्च और जून साइकिल की अपने पास में एग्जामिनर रिपोर्ट आ चुकी है, सितंबर दिसंबर की आई गई है, तो कम से कम ये 2 तो आप ज़रूर सॉल्व करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, जब भी एक सेक्शन बी का क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा बोल रखा है कभी भी क्वेश्चन रीड करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो वापस आके बार बार रीड करना ही पड़ेगा। अपने को देखा भाई क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है कैपिटल गेन का है, तो मुझे इतना पता पड़ गया फर्स्ट लाइन से। अब आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं फिर एक एक करके अपने डेटा जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसको रीड करना स्टार्ट करूंगा। मैं आया मेरे क्वेश्चन पे, ये एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच भी अपने क्लास में भी डिस्कस करी है सेक्शन बी के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। जो बच्चे हमें ऑनलाइन पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी यही अप्रोच एग्जाम में रखें, टाइम बचता है इससे। तो मैंने पहले पढ़ा व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की है व्हाट इज द बिट्रीज कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 24-25। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ पे क्या दे रखा है अपने को देखते हैं। बिट्रीज के लिए दे रखा है has a chargeable gain for the tax year 24-25 of 47,100 which qualifies for BADR। तो इसके ऊपर तो आप 10% पे टैक्स दोगे, एंड 1,10,600 of chargeable gain relating to disposal of residential property 18 या 24% की रेट लगती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, which was not her main residence, तो PRR नहीं मिल पाएगा, ये भी पता पड़ गया।
Beatrice has not made any previous claim for BADR. अच्छा, BADR का पहले कभी क्लेम करा नहीं, तो पूरे आपके पास में 1 मिलियन की लिमिट अवेलेबल है, ठीक है। अपना 47,100 का अमाउंट है, पूरा के पूरे के ऊपर 10% का मुझे BADR मिल जाएगा। Beatrice do not have any taxable income for the tax year 24-25. इस टैक्स ईयर में आपके पास में कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, मतलब पूरा अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड है। अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड आपके पास में 37,700 का पड़ा है। बट अब यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती करी होगी भाई, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर बेसिक रेट बैंड आप कभी भी क्लेम कर रहे हो तो बेसिक रेट बैंड हमेशा सबसे पहले आपके अनयूज BADR के लिए जो गेन क्वालिफाई कर रहा है, अगर आप उनको क्लेम कर रहे हो तो ये जो BADR के लिए गेन क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपकी अनयूज बेसिक रेट बैंड को पहले फिलअप करेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपका बेसिक रेट बैंड जो है वो इस 47,100 के गेन से ऑलरेडी फिलअप हो चुका होगा। तो हमारा जो 10,000 मतलब 1,10,600 का चार्जेबल गेन है हमारी प्रॉपर्टी पर, उसके ऊपर मुझे हायर रेट पे ही टैक्स देनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज, एनुअल एग्जम्पशन अमाउंट ध्यान रखना, वो भी अपने को मिल जाएगा। तो वो अपन कहते हैं कि भाई आप नॉन क्वालिफाइंग फॉर BADR वालों में से पहले लॉस और AEA को एडजस्ट करा करो। तो हम जो हमारा 3,000 का AEA है वो हम 1,10,600 में के नॉन क्वालिफाइंग फॉर BADR वाले गेन है उनमें से एडजस्ट करेंगे। तो जो BADR के लिए क्वालिफाई कर रहा है हमारे पास में गेन 47,100, उसके ऊपर तो 10% से आप टैक्स निकाल दो। जो गेन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है BADR के लिए, उसमें से पहले मैंने AEA लेस करा और बचे हुए गेन के ऊपर सीधे हायर रेट, क्योंकि अपना जो बेसिक रेट बैंड है वो तो BADR वाले गेन ने ऑलरेडी फुल अप कर दिया है, तो बेसिक रेट बैंड में अब मेरे पास में कोई जगह नहीं बाकी है। ये तो हो जाएगा 4710 और इधर आएगा 25824। 30534 चेक कर लेते हैं। 30534 सही है सर। ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे गलती से बेसिक रेट बैंड का एडजस्टमेंट ध्यान नहीं रखा, आपको जब भी BADR आप क्लेम कर रहे हो किसी भी गेन के ऊपर, तो वो बेसिक रेट बैंड को पहले एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे 47,100 का गेन था हमारे पास में जो BADR के लिए क्वालिफाई कर रहा था, भले ही कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो पूरा बेसिक रेट बैंड खाली पड़ा था, बट ये पूरा बेसिक रेट बैंड हमारे BADR वाले गेन से फिलअप हो चुका है। तो मेरे पास में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोअर रेट पर टैक्स देने के लिए कोई भी अमाउंट एलिजिबल नहीं है। ये बेसिक मिस्टेक है जिस किसी कुछ ज़्यादा बच्चों ने करी होगी कि इस चार्जेबल गेन के 10,600 का जो 1,10,600 का जो गेन है, इसमें से अगर 3,000 पहले तो लेस करा नहीं करा, एक तो ये गलती हो सकती है AEA वाली। दूसरी गलती हो सकती है कि इसको फिर आप इसमें से 37,700 के ऊपर लोअर रेट और बचे हुए गेन के ऊपर हायर रेट पे टैक्स दे सकते हो, जो कि कंसेप्चुअल एरर है। अगर BADR क्लेम करा है तो BADR वाले गेन ने ऑलरेडी मेरी बेसिक रेट बैंड पहले ही फिलअप कर ली होगी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो साहब, ये क्वेश्चन तो हो गया। कंसेप्ट टेस्ट होते देखो एग्जाम के अंदर, मैंने हमेशा कहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, इन रिगार्ड्स टू द 3 पॉइंट्स व्हेन एलिबोज हाउस वाज अनऑक्यूपाइड इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो द नंबर ऑफ मंथ फॉर ईच अनऑक्यूपाइड पीरियड दे विल क्वालिफाई एज डीम्ड मंथ ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग PRR। तो डीम्ड ऑक्यूपेशन की कंडीशन देखनी है। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एबिलो ने एक हाउस सेल करा है 30 जून 2024 को, इसको आपने परचेज करा था 1 जुलाई 2009 को। 180 महीने की आपकी ओनरशिप है और उसमें आपके ऑक्यूपेशन का पीरियड दे रखा है, पहले आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर आप ट्रैवल करने चले गए ओवरसीज 38 मंथ्स के लिए, तो इसमें से मैं 36 मंथ्स आपके लिए एग्जाम कर सकता हूं। अगर इसके पहले कभी घर ऑक्यूपाइड थे और इसके बाद में घर ऑक्यूपाइड है, यस इसके बाद में भी घर ऑक्यूपाइड है, तो ये 36 मंथ का मैं एग्जामेशन आपको एनी रीजन के नाम पे मैक्सिमम दे सकता हूँ। मैक्सिमम एनी रीजन का जो एग्जामेशन है वो आपको 36 मंथ्स का मिल सकता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर अनऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड टू वर्क एल्सवेयर इन यूके, ये वर्क एल्सवेयर इन यूके वाली कंडीशन है, 4 साल मतलब 48 मंथ्स का एग्जामेशन आपको यहाँ भी मिल सकता है। और ट्रैवलिंग ओवरसीज लास्ट में, इसके पहले तो घर में रहे लेकिन इसके बाद में घर में आके कभी नहीं रहे, तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट 9 मंथ्स का आपको एग्जामेशन मिल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। यही 3 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी हैं। तो हम बोलेंगे भाई 38 मंथ्स का जो ट्रैवलिंग वाला था उसमें 36 मंथ्स को एग्जाम कर दिया जाएगा, 56 मंथ्स वाले पीरियड में 48 मंथ्स को एग्जाम कर दिया जाएगा और लास्ट के 22 मंथ्स के अंदर सिर्फ 9 मंथ्स को एग्जाम किया जाएगा। 36, 48 और 9 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको एबिलोस का चार्जेबल गेन निकालना रिस्पेक्ट ऑफ कैश रिसीट फॉलोइंग द टेक ओवर ऑफ लगून PLC बाय रिवर PLC।
तो कंपनी के टेक ओवर के ऊपर केस है अपने पास में। टेक ओवर के केस में हम कहते हैं पुराने असेट, पुराने शेयर्स की जो कॉस्ट है वो नए शेयर्स के ऊपर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, जो भी नए शेयर्स और आपको जो भी कंसिडरेशन मिली है उसकी मार्केट वैल्यू में आपको डिवाइड करनी होती है। तो यहाँ पर आपको कैश मिल रहा है, क्वेश्चन बोल ही रहा है कुछ शेयर मिलेंगे, तो कैश और शेयर की मार्केट वैल्यू में आपको पुरानी असेट की कॉस्ट को, पुराने शेयर्स की कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर कैश वाले हिस्से पर गेन निकालना है। तो ओरिजिनली आपने परचेज करे थे 1 पाउंड ऑर्डिनरी शेयर्स इन लगुन पीएलसी फॉर 40,920, ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। लगुन पीएलसी को टेक ओवर करा रिवर पीएलसी ने। अंडर द टर्म्स ऑफ द टेक ओवर अबिलो रिसीव द टोटल कैश ऑफ 29,700 and 44,001 pound ordinary shares in Rival PLC. Immediately after the takeover, Rival PLC's 1 pound ordinary shares were quoted at 1.65. तो मार्केट वैल्यू मुझे मिल गई शेयर्स की। मुझे इस 40,920 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैश और शेयर्स। इनकी मार्केट वैल्यू के रेशियो में कैश की वैल्यू है 29,700 और शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 44,000 शेयर्स हैं 1.65 के हिसाब से। 72,600 एंड 29,700, इस रेशियो में आपको ये वाला गेन डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो साहब, 40,290 यहाँ पर आपकी कॉस्ट आएगी 11,880। अब यहाँ पे गेन निकाल दो, 29,700 में से ये 11,880 लेस करो, आपके पास में गेन आ जाएगा। वन सेवन एट टू जीरो 1782 सही आंसर है साहब, 17,820। आपको बस पुरानी वाली कॉस्ट को, जो आपको कैश मिला है और जो आपको शेयर्स मिले हैं, उनकी मार्केट वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करना है और जो कैश के लिए कॉस्ट आई है उसको कैश रिसीव में से लेस करके कैश के ऊपर गेन निकाल देंगे और बची हुई जो कॉस्ट है वो शेयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट जब शेयर्स को बेचोगे तब इस वाली कॉस्ट को लेस करोगे शेयर्स की डिस्पोजल प्रोसीड में से शेयर्स के ऊपर गेन निकालने के लिए। अभी सिर्फ कैश के लिए निकालना था, वो निकाल दिया। शेयर्स पर इमीडिएट गेन नहीं आता है, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज जब भी होता है तो शेयर्स जो मिल रहे हैं उन पे इमीडिएट गेन नहीं होता, बट जो कैश मिल रहा है उस पर आपको इमीडिएट गेन निकालना होता है, तो वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, व्हाट आर द टोटल डिडक्शंस which will have been allowed in calculating the chargeable gain on the disposal of Abilo's 8 hectares of land। अच्छा, तो आपने कुछ पार्ट डिस्पोजल करा होगा। जब भी मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में आना चाहिए पार्ट डिस्पोजल। पार्ट डिस्पोजल में भी हम कहते हैं कॉस्ट को आप a अपॉन a प्लस बी की वैल्यू में डिवाइड करोगे। टेक्निकली जो हिस्सा बेचा और जो हिस्सा रह गया उन दोनों की मार्केट वैल्यू में आपको कॉस्ट को डिवाइड करना है और उसके हिसाब से गेन निकालना होता है। ठीक है, तो अपने को डिडक्शन निकालना है, मतलब कॉस्ट निकालने की बात कर रहा है यहाँ पे। कॉस्ट के लिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को। सेल ऑफ 8 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के लिए क्या बोल रखा है, ओरिजिनली परचेज 10 हेक्टेयर्स, कॉस्ट है 60,000 की। 8 हेक्टेयर्स जो है वो आपने बेच दिए 1,04,000 में ऑन 28 अक्टूबर 2024 और द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग अनसोल्ड 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ सेल वॉज 24,000। प्रायर टू डिस्पोजल अबिलो स्पेंड 16,800 क्लियरिंग एंड लेवलिंग द 8 हेक्टेयर ऑफ लैंड दैट वर सोल्ड। तो देखो ये खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ इसी हिस्से पर है जो हमने बेचा। बाकी की जो है 60,000 की कॉस्ट है मेरे दोस्त, ये जो 60,000 की कॉस्ट है इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो हिस्सा जो मैंने बेचा उसको अपन बोलेंगे ए, और एक वो हिस्सा जो रह गया उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको बोलेंगे बी। तो यहाँ पर 60,000 इंटू 1,04,000 डिवाइड बाय 1,04,000 प्लस 24, इसके हिसाब से तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी अलोकेटेड कॉस्ट, और इसमें आप 16,800 ऐड कर दोगे तो आपके पास में टोटल डिडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। सिक्स 6,550 6,550 सही आंसर है। तो ये भी पार्ट डिस्पोजल का केस है।
कॉस्ट इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, प्लस जो खर्चा सिर्फ इस 8 हेक्टेयर के हिस्से पर हुआ है वो तो उसी में से लेस होगा, तो ये 16,800 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये पूरे 10 हेक्टेयर्स पर होता तो इसको भी मैं सेम रेशियो में डिवाइड कर देता। लास्ट अपने को क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, पार्ट 5, व्हाट इज द कॉस्ट फिगर that have been used in calculating the chargeable gain on the disposal of Abilo's copyright। कॉपीराइट के गेन के ऊपर कॉस्ट फिगर निकालना है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट निकालनी है साहब। तो अपने को डेटा क्या दे रखा है साहब, आपने कॉपीराइट को बेचा है 31 दिसंबर 2024 में, कॉपीराइट हैज बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 36 व्हेन इट हैड एन अनएक्सपायर्ड लाइफ ऑफ 18 ईयर। तो 36,000 की कॉस्ट को आप 18 साल के हिसाब से टाइम अपोर्शन करना चाहोगे। आपने असेट को कितने ईयर यूज करा, आपने जनवरी 2020 में खरीदा था, जनवरी 20 से दिसंबर 20, दिसंबर 21, दिसंबर 22, दिसंबर 23 और दिसंबर 24, 5 ईयर्स के लिए आप यूज कर चुके हो। तो 18 में से 5 ईयर चले गए तो 13 ईयर की अनएक्सपायर्ड लाइफ बची। तो 13 ईयर का बचा हुआ अमाउंट जो है वो मेरी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट में कहलाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 36,000 की मेरी कॉस्ट, इसको डिवाइड कर दो 18 से, मल्टीप्लाई कर दो 13 से, डायरेक्टली आपके पास में 13 ईयर्स की अनअमोटाइज कॉस्ट निकल के आ जाएगी, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी 26। एक तरीका तो ये, एक तरीका और ये कर सकते हो कि 36 में से अमोटाइजेशन का अमाउंट लेस कर दो। आपकी कॉस्ट है 36,000 की, उसमें से आपने इस 36,000 डिवाइड बाय 18 पर ईयर का अमोटाइजेशन आ जाएगा। ऐसा आपने 5 साल का काम अमोटाइजेशन करा तो 36 में से 5 साल का अमोटाइजेशन जो आएगा वो लेस कर दो, तो भी 26,000 बचेंगे आपके पास में। 36 डिवाइड बाई 18 इंटू 5, 10,000 का अमोटाइजेशन मैं लेस कर दूंगा। 36 माइनस 10 आपके पास में 26 बच जाएगा। तो दो, जैसी आपकी इच्छा, कॉस्ट में से अमोटाइजेशन को लेस कर दो तो भी आपके पास अमाउंट बचेगा, या डायरेक्टली अनएक्सपायर्ड कॉस्ट निकाल दो 26,000, ये आ गया आंसर। तो देखो अब यहाँ पे तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए आपके, बस वही है कि अगर आपको कैलकुलेशन पता है, आपको तरीका पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे ये। अब आते हैं सेक्शन सी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे दिक्कत फेस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा करके नहीं जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रूट करके कोई पर्सन था, उसका एक क्वेश्चन आया था। इसमें कहा गया था कि ऑल्दो पार्ट बी वाज जनरली रीजनेबली वेल आंसर्ड, कैंडिडेट स्ट्रगल्ड विद पार्ट ए एंड सी। The overall result was therefore quite a disappointing performance for the 10 marks higher skill questions involving crude। तो ये टेक्स्ट प्लानिंग का क्वेश्चन हो सकता है किसी तरीके से। ठीक है, हमें पता है कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है सेक्शन सी का, वो हमेशा टेक्स्ट प्लानिंग या किसी तरीके के कंसेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, और या तो दो जगह से आ सकता है। तो टेक्स्ट प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या मतलब कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन टेक्स्ट प्लानिंग का क्वेश्चन हो सकता है, या आईएचटी का हो सकता है। दो में से कहीं एक से आता है। ज़्यादातर केसेस में आजकल टेक्स्ट प्लानिंग, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी टाइप में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट थी, 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। देखो मार्क्स भी कितनी बार इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन इफ देयर वुड हैव बीन एनी कैपिटल गेन टैक्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू क्रूट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ हिज पोर्टफोलियो ऑफ कोटेड शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2024 rather than disposing them on 10 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को बेचोगे तो आपका टैक्स ईयर होगा 23-24 वाला, और 10 अप्रैल 24 को बेचोगे तो टैक्स ईयर हो जाएगा 24-25 वाला। एक तो ये चेंज होगा। अब देखना पड़ेगा, वो तो अभी क्वेश्चन में प्लस हुआ, डेटा नहीं है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे इसको पढ़ने के बाद में, तो आप देखोगे इनकम का क्या सिस्टम है। अगर मान लो 2023-24 में इनकम कम है तो मैं उस ईयर में डिस्पोज करने के लिए सोच सकता हूँ। ये मेरे पास में अवेलेबल है या नहीं है, उसका अपन पॉइंट देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आप ये सोच सकते हो कि देखो अगर आपने कॉर्पोरेशन सीजीटी की बात करें, सीजीटी का जो पेमेंट है नॉर्मल केस में एक्सेप्ट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, सारा का सारा जो पेमेंट है वो लास्ट में होता है 31 जनवरी आफ्टर द ईयर एंड। अगर आपने 1 अप्रैल 24 को बेचा तो इसकी ड्यू डेट आएगी 31 जनवरी 2025। अगर आपने इसी जगह 10 अप्रैल को बेचा तो इसकी ड्यू डेट आएगी 31 जनवरी 2026। तो 10 दिन लेट पेमेंट करने से टैक्स के पेमेंट की लायबिलिटी 12 महीने आगे शिफ्ट हो रही है। कैश का एडवांटेज होता है जब भी ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर के अंदर टैक्स प्लानिंग की बात हो, हमेशा ड्यू डेट पर कंसिडरेशन हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक फायदा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा कि, तो एक एडवांटेज तो ये होगा, एक डिसएडवांटेज होगा सॉरी, अगर आपने 1 अप्रैल को बेचा तो कि आपको टैक्स अब जल्दी पे करना पड़ जाएगा। एडवांटेज तो देखेंगे, बट एक ये डिसएडवांटेज होगा कि मुझे टैक्स 1 साल पहले पे करना पड़ेगा। अगर मैं 10 अप्रैल 2024 को टैक्स मैं डिस्पोज करता हूँ तो टैक्स ईयर होगा 24-25, और टैक्स ईयर 24-25 की ड्यू डेट को जमा होगा जो होगा 31 जनवरी 2026। अगर मैं अप्रैल 24 में
डिस्पोज करता हूँ तो 1 साल पहले मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो एक डिसएडवांटेज तो ये आ जाएगा। अब इसके लिए देखो इन्होंने क्या-क्या बोला है। Root has sold his entire portfolio of quoted shares on 10th April 2024 with this disposal resulting in a chargeable gain of 1,20,000। तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा था कि सारे शेयर बेचने पर 1,20,000 का गेन हुआ है। अब इसमें देखो उन्होंने क्या-क्या कमेंट्स दिए। Quite a few candidates made this requirement much more difficult than it actually was by including Crude's income as a part of their calculation. The only relevance of the income was that it has been quite obvious that Crude did not have any basic rate band remaining for either of the tax year 23-24 जिसमें इसकी इनकम 2,05,000 है और द टैक्स ईयर 24-25 जहां पे इसकी इनकम 1 लाख है। Once this point was established, the capital gain tax calculation was fairly straightforward। जो आपका गेन है 1,20,000 का, उसमें से 3,000 का आप AE लेस करो और उस पर 20% पे, क्योंकि ये नॉर्मल एसेट है 10-20% की रेट होती है। अब क्योंकि अपनी इनकम बेसिक रेट बैंड से ज्यादा है तो हायर रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, आपको सीधा टैक्स निकालना था और कुछ नहीं करना था इसके ऊपर। Having established that no basic rate band was available in either of the tax year, it should then have been apparent that there would have been no tax advantage if the gain was instead occurred on 1st April 24 in the tax year 2023-24। तो टैक्स का तो कोई एडवांटेज है नहीं, क्योंकि दोनों में आपकी जो इनकम है वो बेसिक रेट बैंड से ज्यादा है। तो चाहे आप पिछले साल बेचो चाहे इस साल बेचो, टैक्स लायबिलिटी तो आपकी सेम आएगी, उसका तो बेनिफिट नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है टैक्स की डेट का, वो इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है। However, with the disposal date of 10th April 2024, tax year 24-25, the due date was 1 year later rather than 31st January 2025। अगर आपने 1 अप्रैल 2024 को बेचा, few candidates picked up on this due date postponement except, although it is always something to consider when dates are given which are just before the end of one tax year and just after the start of next tax year। ये चीज़ मैंने क्लास में भी बोली है कि जब भी आपको टैक्स प्लानिंग के अंदर डेट्स दे रखी हो और डेट्स ईयर एंड के पास में हो तो चेक करना कि टैक्स ईयर चेंज करने से टैक्स पेमेंट वगैरह लाइबिलिटी वगैरह में क्या क्या डिफरेंस है। तो लाइबिलिटी में चलो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, वो हमने देख लिया, पर टैक्स के पेमेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने अर्ली डिस्पोज करा तो आपको 1 साल पहले टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा, वो एक ही डिसएडवांटेज है, उसको समझाना था यहाँ पर। एक तो कैलकुलेशन करनी थी, फिर बोलना था कि भाई बेसिक रेट बैंड में कोई बेनिफिट नहीं है तो आपको कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा और ड्यू डेट का आपको नुकसान हो जाएगा। ये 3 लाइन लिख के आनी थी 3 मार्क्स के लिए, ठीक है साहब। तो ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है कि बच्चों ने फर्स्ट 2 काम फिर भी कर लिए हो, ये काम हो सकता है बच्चों के दिमाग से रह गया हो, तो वो 1 मार्क्स वही है। ये जो लास्ट के 1-1 मार्क्स है ना, यही अटेन करने में वो ये कि जो मेहनत है ना वो यहाँ जाती है। एग्जाम में 3 में से 2, 3 में से 1, 3 में से 1.5 बच्चे ले आते हैं, वो 3 में से 3 लाने वाला बच्चा वो होता है जो जेन्युइनली रोज बैठ करके मेहनत कर रहा होता है और सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होता है। देखो रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या कह रही है। There are 2 aspects of this requirement. Calculate Crude's income tax liability for the tax year 24-25. Crude's only income for the tax year 24-25 was dividend income of 1 lakh। तो एक ही इनकम 1 लाख की डिविडेंड की, इस पे आपको टैक्स निकालना था, इसके 4 मार्क्स दे रहा है। अच्छा 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो कैलकुलेट करना था इनकम और दूसरा क्या कह रहा है, if instead of 1 lakh dividend income in the tax year 24-25, Crude has received additional dividend of 50,000 during both the tax year 22-23 and 23-24, so how much extra income tax would have been paid। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करंट ईयर में 1 लाख की सिर्फ डिविडेंड इनकम, ध्यान रखना सिर्फ डिविडेंड इनकम है और 1 लाख की है तो पीए तो मिल जाएगा। तो 1 लाख की इनकम में से पहले आप पीए लेस करोगे, इसके ऊपर आपको आपको डिविडेंड के हिसाब से टैक्स निकालना है। डिविडेंड में 500 का तो नील रेट बैंड मिल जाएगा, 500 पर तो 0%, फिर बचे हुए 37,200 के ऊपर 8.75%, 49,730 का जो अमाउंट बच गया के ऊपर 33.75। अच्छा कभी भूल जाओ कि सर हमारे डिविडेंड की रेट्स वगैरह क्या है, कंफ्यूजन हो तो हमेशा टैक्स टेबल्स को अपने साथ में ओपन करके चेक कर सकते हो। आपको स्लैब्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने क्लास में काफ़ी बार दिखाई भी है आपको स्लैब्स, ये रेट्स, ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में मिलती है, तो इनको यूज़ करना सब। कहीं पर भी दिक्कत आए तो टैक्स टेबल्स को ओपन करके देखना, गलत आंसर मत लिख देना।
आपको इस 1 लाख की डिविडेंड इनकम पर 20,039 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 24-25 में इनकम रिसीव करते हो तो इसके वो मार्क्स दे रहा है, कुछ 4 मार्क्स का है ना, 2 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स दे रहा है वो, 2 मार्क्स तो इसके दे रहा है वो। अब वो कह रहा है अगर ये 1 लाख की इनकम 24-25 में ना मिलके 22-23 और 23-24 में मिलती तो क्या होता। देखो 23-24 की इनकम अपने को बोल रखी थी, यहाँ पे इसकी थी 2,05,000, तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर, हायर भी नहीं, एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। तो इस 50,000 की इनकम पर सीधा आप टैक्स पे करते हैं हायर रेट पे, ठीक है, एडिशनल रेट पे, सॉरी, एडिशनल रेट अपने को पता है 39.35 की होती है, तो मैं 39.35 के हिसाब से टैक्स दे रहा होता 50,000 के ऊपर 23-24 में। तो और 2023 का फिगर अपने को दे रखा है 2 लाख है, तो ये भी एडिशनल रेट है। दोनों ईयर के अंदर आप 39.35 पर टैक्स देते हैं। तो ये जो 1 लाख की इनकम है, अगर 50,000 आपको रिसीव होते हैं 22-23 में और 23-24 में, तो दोनों 50,000 की इनकम के ऊपर आप 39.35% से टैक्स दे रहे होते हैं। टेक्निकली इस पूरे 1 लाख के ऊपर आप 39.35 से टैक्स देते, आपका टैक्स निकल के आता 19,675 टोटल हो जाता है ये 39,350। अच्छा, तुम चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते थे क्योंकि दोनों इनकम पर सेम रेट पे लग रहा है, तो 1 लाख इंटू 39.35 करके भी निकाल सकते थे। ज़्यादा ही आ रहा है साहब अपने। अगर 24-25 में अगर इनकम रिसीव होती है तो टैक्स बन रहा था 20039, अभी बन रहा है 39,350, तो एडिशनल टैक्स है साहब। -39,350 माइनस 20039, 19,311, इतने अमाउंट का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा अगर ये इनकम आपकी पिछले 2 ईयर में आती तो। ये समझाना था आपको यहाँ पे। ठीक है साहब, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है C1 के 2 मार्क्स का। अब ये 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन हिज इनकम इन द टैक्स ईयर 24-25 कैलकुलेट क्रेडिटर्स पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 25-26 स्टेटिंग द रिलेवेंट ड्यू डेट्स। तो भाई पेमेंट ऑन अकाउंट की ड्यू डेट क्या होती है, एक होती है 31 जुलाई 2020, ये 25-26 की है तो 26 हो जाएगा, एंड 31 जनवरी, सॉरी पहली हो जाएगी जनवरी की, दूसरी हो जाएगी जुलाई की। पहली वाली 31 जनवरी 26, दूसरी वाली 31 जुलाई 26, ठीक है। 25-26 वाले टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं अपन। 2 पीओए, और पीओए कितना होता है, पिछले साल की लाइबिलिटी का 50-50%। पिछले साल की लाइबिलिटी तो हमने ऑलरेडी निकाल दी है, ये 20039 की लाइबिलिटी अपने 24-25 की तो निकाली है, इसका 50-50% जमा कराना पड़ेगा। बात खत्म। इसके दे रहा है वो 2 मार्क्स आपको, ये बढ़िया काम है सब। ये देखो क्या कह रहा है, दिस रिक्वायरमेंट वॉज जनरली नॉट वेल आंसर्ड। क्या बात कर दी साहब, ये चीज गलत करके आओगे एग्जाम में तो कैसे काम चलेगा। Too many candidates overlook the fact that Crude's income tax liability for the tax year 24-25 has already been calculated in Part B1 and therefore wasted time redoing the computation। ये लाइन पढ़ते हुए हंसी नहीं आई तुम्हें? और ये सोचो ये हरकत तुम भी करोगे एग्जाम में जाके, तुमसे अभी तो कैलकुलेट करवाया इन्होंने यहाँ पे कि भाई ये देखो बी पार्ट के अंदर, B1 के अंदर आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी, आपने निकाल दी, क्यों वापस कैलकुलेट करनी, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बोल ही रहे वेस्टेड टाइम। फॉर 1 मार्क, 2 में से 1 मार्क्स से कैंडिडेट हैड टू टेक देयर ओन कैलकुलेटेड इनकम टैक्स फिगर फ्रॉम पार्ट B1 एंड अलोकेट 50% ऑफ दिस टू द ईच पेमेंट ऑन अकाउंट, वही करना है। और अदर हाफ मार्क्स आपको मिलेगा अगर कैपिटल, अच्छा ओनली हाफ मार्क्स वॉज गिवन और कैपिटल गेन टैक्स वॉज इनकरेक्टली इंक्लूडेड। कैपिटल गेन टैक्स को इंक्लूड किया, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर पीओए पे नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना। पीओए के लिए हम क्या कहते हैं, 2 चीज़ों पे पीओए पे करना होता है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी और क्लास 4 की एनआईसी माइनस पेई, उस वाले अमाउंट पे आपको पे करना होता है पीओए। कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर पीओए पे नहीं होता, उस चीज़ का ध्यान रखना। वो अगर गलती से किसी ने इंक्लूड कर दिया तो उसके आधे मार्क्स मिलेंगे, और ड्यू डेट आपको बतानी थी। बात खत्म। ये सही से आंसर नहीं कर रहे हो दोस्तों। देखो अब ये चीज़ समझ के तुम्हें समझ पड़ रहा है कि एग्जाम में जाते हुए बच्चा कैसे कैसे बेसिक मिस्टेक करता है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी 2 मार्क्स थे, बट वही है जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो ऐसी चीज़ें भी गलत होती है। इसलिए एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए ताकि अपने को पता पड़े एग्जाम में कैसे, अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट अब वही, अब ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं पता कि ऐसे आ सकते हैं
और तुमने अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो फिर तुम एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना साहब। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 1 मार्क्स की थी, एक्सप्लेन वाई क्रूड कैन मेक अ क्लेम टू रिड्यूस हिज पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 25-26 टू 0 विदाउट देयर बीइंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंकरिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो उसके लिए अपने को क्वेश्चन नहीं दे रखा, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड कुछ। जीरो कब कर सकते हो, तो हम ये नॉर्मली कहते हैं पीओए आपको तब नहीं देना होता जब आपकी जो लाइबिलिटी है एक करंट ईयर की, या तो पिछले साल की लाइबिलिटी बनी नहीं थी, ठीक है, या पिछले साल की लाइबिलिटी का ऑलमोस्ट 80% अमाउंट आप ऑलरेडी पेई के नाम पे जमा करा चुके थे, ठीक है, या करंट ईयर में जो आपका अमाउंट बनेगा वो पूरा का पूरा पेई के नाम पे जमा हो जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन कुछ होती है तो हम कहते हैं 1000 से कम बन रहा था पिछली बार की लाइबिलिटी का अमाउंट, तो ये दोनों तीनों केस होते हैं। अभी देखते हैं, इसमें अपने को क्वेश्चन पता नहीं है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। फॉर द टैक्स ईयर 25-26 क्रूड्स ओनली इनकम फॉर वॉज एम्प्लॉयमेंट इनकम विच वॉज एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 1,75,000। ऑल ऑफ द इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम वॉज कलेक्टेड एट सोर्स वाया पेई। ये देखो, अब क्योंकि ऑलरेडी आपका पूरा का पूरा टैक्स पेई के नाम पे जमा हो चुका है तो आपको अलग से पेमेंट अकाउंट करने की जरूरत नहीं, इस वजह से आप क्लेम कर सकते हो। ये अब आपको पता होना चाहिए कि अगर सारा का सारा टैक्स आपको ऑलरेडी जमा हो जाता है पेई के नाम पे तो आपको पेमेंट अकाउंट कराने की जरूरत नहीं होती। इवन पिछले साल की लायबिलिटी का अगर 80% अमाउंट भी पेई के नाम पे जमा हो जाता है तो भी आपको अलग से अमाउंट जमा कराने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपको कंडीशन पता होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट कंडीशन पता है तो ही इंसान सॉल्व कर पाएगा। तो इस टाइप के लिए कंडीशंस वगैरह को पढ़ के जाना। नेक्स्ट अपने को एक माइकल का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, रिक्वायरमेंट थी 2 मार्क्स की, तो छोटी कोई रिक्वायरमेंट होगी। एक्सप्लेन 4 ऑफ द बैजेस ऑफ ट्रेड विच मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। क्लास में पढ़ाते वक्त कहा भी था, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बैजेस ऑफ ट्रेड के ऊपर, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग वेटेज के आते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स, भाई 2 मार्क्स में 4 बैच समझाने, तो राम कथा तो लिखने नहीं बैठूंगा, सिंपल नाम 4 कोई भी जो याद आ रहे हो, सब्जेक्ट मैटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, लेंथ ऑफ ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव, सप्लीमेंट्री वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी एज अ ट्रेड, इनमें से कुछ भी याद आ जाए तुम्हें, ठीक है ना। आप इसका शॉर्टकट भी दिया था मैंने तुम्हें, सो फॉर्म, उसके हिसाब से याद कर लो, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है 2 मार्क्स का, तो ध्यान ये रखना है कि नाम और छोटा सा एक्सप्लेनेशन और काम हो जाएगा। तो क्या दिस रिक्वायरमेंट वाज जनरली रीजनेबली वेल आंसर्ड ऑल्दो सम कैंडिडेट कंफ्यूज द बैजेस ऑफ ट्रेड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में भी हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपन बात करते हैं वर्क पैटर्न, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क की बात होती है, ठीक है, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, ठीक है, आपको असेट्स कौन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, बट वो नहीं लिखनी थी अपने यहाँ पे। बैजेस ऑफ ट्रेड लेते सीधे के सीधे, द बैजेस ऑफ ट्रेड आर यूज टू डिसाइड वेदर अ ट्रेड एग्जिस्ट और नॉट एंड द रिक्वायरमेंट गिव कैंडिडेट्स क्वाइट अ बिट ऑफ हेल्प बाय स्टेटिंग यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी था पूरा का पूरा, आपको हिंट दे रहे थे। अब आपको ध्यान रखना, विथ ओनली 2 मार्क्स अवेलेबल इट शुड हैव बीन क्वाइट ऑब्वियस that there was just half a marks for each of the 4 required badges. That meant just the name of the badge and a very brief explanation. ये समझना, देखो मॉडल आंसर में 10-10 वर्ड का आंसर दिया था बस इन्होंने, 10 वर्ड्स फॉर ईच बैजेस भी काफी थे। तो वही आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखा जाता है, बीकॉम का पेपर नहीं कि रामकथा लिख के आओगे जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, यहाँ पे क्या बोला गया, कैलकुलेट माइकल्स टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2025 if he elects to use the accrual basis rather than cash basis। अगर कैश की जगह अक्रूवल बेस फॉलो करता है तो वापस से आपको रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना था। तो अब यहाँ बोल रहे थे कैंडिडेट्स वर गिवन द ट्रेडिंग प्रॉफिट फिगर कैलकुलेटेड यूजिंग द कैश बेसिस एंड हैड टू कन्वर्ट इट इनटू माइकल्स ट्रेडिंग प्रॉफिट इफ द अक्रूवल बेसिस वाज यूज्ड इंस्टेड। तो रिसीवेबल और पेबल का एडजस्टमेंट करना था, ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी सारे बच्चों ने कर लिया, डिड नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी। इक्विपमेंट के लिए द 1 मार्क्स वाज गिवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर स्टूडेंट शोड a zero adjustment or added back the cash basis deduction and then deducted the cost of equipment as part of their capital allowance figure। हाँ ठीक है भाई, कैश बेसिस में तो हम कहते हैं कि आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, कोई भी आप प्लांटर मशीनरी खरीदते हो तो। अक्रूवल बेसिस में आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है। अब क्योंकि इक्विपमेंट का अमाउंट है तो इसके ऊपर कैपिटल अलाउंस के नाम पे 100% का EIA मिल जाएगा, मेन पूल की एसेट है। तो अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं भी करा होता तो भी चल जाता है, एडजस्टमेंट करा है मतलब कैश वाला अमाउंट डिसअलाउ कर दिया और फिर कैपिटल अलाउंस को अलाउ करा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोन के अंदर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी, अब वो तो फिगर वगैरह दे रखे हैं, उससे अपने को पता पड़ेगा क्या करना था क्या नहीं करना था। कार एक्सपेंस एंड कैपिटल अलाउंस साहब क्लास में लिखा है तब अच्छे से चार्ट में,
अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो कार के केस में अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस क्लेम करते हो। अगर अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो एक्चुअल कार का खर्चा और कैपिटल अलाउंस क्लेम करते हो। तो वही है, दिस वॉज द ट्रिकीएस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द एज द माइलेज अलाउंस कैश बेसिस हैज टू बी रिप्लेस्ड विद द एक्चुअल कार एक्सपेंसेस एंड द कैपिटल अलाउंस क्लेम ऑन द कॉस्ट ऑफ द कार। द नॉन डिडक्टिबिलिटी ऑफ द स्पेंडिंग एंड पार्किंग फाइन्स कॉट आउट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, स्पीडिंग एंड पार्किंग का जो फाइन है, स्पेंडिंग नहीं सॉरी, पार्किंग के फाइन वगैरह तो डिसअलाउड होते हैं ना सब, ठीक है। कॉट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर एम्प्लॉय के लिए पार्किंग फाइन लग रही है तो अलाउड होता है, बट अगर ओनर लगा रहा है पार्किंग फाइन तो उस केस में कहते हैं कि डायरेक्टर या ओनर लगाता है तो हम डिसअलाउ कर देते हैं। यहाँ देखना भी पड़ेगा कि कार को कौन यूज कर रहा था, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे यहाँ पे फेल हुए। एम्प्लॉय के केस में अगर पार्किंग फाइन लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के बिजनेस के लिए अलाउड होता है। डायरेक्टर या ओनर की वजह से लग रहा है तो डिसअलाउड होता है। कंपनी इंडिविजुअल दोनों में वर्ड याद रखना। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ओनली 70% ऑफ द कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस माइलेज, तो फिर आपको एक्चुअल खर्चे का भी 70% मिलेगा। कैपिटल अलाउंस में भी 70% का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। हाउएवर मोस्ट कैंडिडेट हाउएवर करेक्टली डेल्ट विद द कैपिटल अलाउंस डिडक्शन। तो कैपिटल अलाउंस डिडक्शन तो बच्चों ने सही से निकाल लिया था, तो 70% का एडजस्टमेंट कर लिया होगा। अब इसमें लिखा है ऑल्दो द सजेस्टेड अप्रोच वाज टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट यूजिंग कैश बेसिस और फिर एडजस्टमेंट करना, लेकिन ये कह रहे हैं इक्वल मार्क्स वर अवॉर्डेड इफ कैंडिडेट इंस्टेड सिंपली यूज द अक्रूअल बेसिस स्टार्टेड विद द रेवेन्यू और फिर आपने एडजस्टमेंट करें। देखो दोनों अप्रोच है, मैंने कैश के बेसिस पे भी क्वेश्चन कराते हुए आपको बोला था, आप दोनों अप्रोच लेके चल सकते हो। किसी एक का प्रॉफिट लो और दूसरा एडजस्टमेंट करो, या वापस से पूरा पीएनएल बना लो। तो वो यहाँ भी कह रहे हैं कि दोनों तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लास में भी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, इसको दोनों तरीके से सॉल्व करा था, दोनों में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे में आप कंफर्टेबल हो वैसी अप्रोच लेके चल सकते हो। इसके मार्क्स थे 7, तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कार एक्सपेंस वाला पॉइंट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा फंस गए थे, इसका ध्यान रखना लीजिए। इसमें स्पीडिंग और फाइन वाला पॉइंट भी अच्छा है, और कैसे कैश बेसिस पे ए में भी मिलता है और अक्रूवल बेसिस पे आपको एक्चुअल खर्चा और कैपिटल अलाउंस मिलेगा, और एक्चुअल खर्चे का भी 70% ही मिल पाएगा और कैपिटल अलाउंस का भी 70% मिल पाएगा, क्योंकि 70% का बिजनेस यूज हो रहा है बाय ओनर। और अगर ओनर प्राइवेट यूज कर रहा है तो ये स्पीडिंग और पार्किंग फाइन का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करनी थी माइकल की इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इसके लिए 6 मार्क्स मिल रहे थे फॉर द टैक्स ईयर 24-25। दिस रिक्वायरमेंट वाज जनरली वेल आंसर्ड विद मेनी कैंडिडेट अचीविंग मैक्सिमम 6 मार्क्स, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों ने कॉमन मिस्टेक करी, क्या क्या थी? पहला, अब देखो ये कॉमन मिस्टेक पढ़ के भी आपकी ना नॉलेज बढ़ती है कि मुझे ऐसी गलती नहीं कर रही है। पहली गलती क्या करी काफी लोगों ने? डिडक्टिंग द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो एग्जम्प्ट होता है सब, सिर्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अपन लेस करते हैं अपनी सैलरी में से, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को एग्जम्प्ट मानते हैं, तो वो गलती कर दी बच्चों ने। फिर not being aware of the 75,000 rent a room relief, however candidate still achieved a half a marks rather than a full marks if property income was calculated on the basis of rental income less allowable expenses। तो वही देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बोला होगा कि भाई अगर हम कहते हैं अगर जो लैंडलॉर्ड है वो घर में रह रहा है और अपने मेन रेसिडेंस में रहते रहते हैं, अगर वो एक फर्निश्ड रूम या फर्निश्ड पार्ट लेट आउट करता है तो उस पर वो रेंट रूम रिलीफ क्लेम कर सकता है। उसमें हम कहते हैं कि आपका एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल खर्चा, वो या एक्चुअल रेंट माइनस 7500, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतने पर आप सीधा इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 7500 से ज़्यादा खर्चे हुए हैं तो आप एक्चुअल खर्चे क्लेम कर देना, अगर एक्चुअल खर्चे 7500 से कम है तो आप 7500 का रेंट रूम रिलीफ क्लेम कर देना। उसके लिए कह रहे हैं, अगर नहीं भी करा तो भी आधे मार्क्स मिल गए, कर लिया तो पूरे 1 मार्क्स मिल गए। एंड चैरिटेबल गिफ्टेड डोनेशन वॉज ओकेजनली ट्रीटेड एज डिडक्शन। गिफ्ट एड डोनेशन, ध्यान रखना, डोनेशन को अपन बिजनेस एक्सपेंस के नाम पे लेस करने को तभी अलाउ करते हैं जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बिजनेस के नाम पे प्रमोशन के डोनेशन किया हुआ हो, रीजनेबल साइज का, लोकल चैरिटी को, रजिस्टर्ड चैरिटी को कर रहे हो, ये सब है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। बाकी अपन चैरिटेबल डोनेशन के लिए कहते हैं ग्रॉसअप करो, आप उसके बाद में एएनआई कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम में से लेस करो और उससे अपना बेसिक रेट बैंड और हाई रेट बैंड को इंक्रीज कर दो। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है। Subject to the correct treatment of the charitable gifted donation, the income tax calculation was straightforward, provided student candidates appreciated the savings income was fully covered by savings income niled band of 500। तो वो हो सकता है आपको बैंड वगैरह का ध्यान रखना पड़ा, ठीक है। अपने को पता है डिविडेंड पे तो फ्लैट रेट पे मिलता, फ्लैट 500 का आपको बैंड मिल जाता है, निल्ड बैंड, डिविडेंड निल्ड बैंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। लेकिन डिविडेंड इन सेविंग्स की इनकम पे ऐसा नहीं है। अगर बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो 1000 का मिलेगा, हाई रेट टैक्स पेयर हो तो 500 का मिलेगा, एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो 500 का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा होगा अगर ये, क्योंकि ये पर्सन हाई रेट टैक्स पेयर होगा, उसे 500 का निल्ड बैंड मिल रहा होगा, उसका ध्यान रखना था। तो ठीक है, ये तो मोटा मोटी इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर भी बच्चे कर लिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैचलर ऑफ ट्रेड और ऐसी चीज़ें ज़रूर देख के जाना, एग्जाम में बहुत बार आती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब आया कंपनी का क्वेश्चन।
स्विलिंग कंपनी, हमें भी पता है एग्जाम में भी ऐसे होगा, पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का, फिर इंडिविजुअल का, और फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो होगा सेक्शन सी का वो अपना कंपनी का होगा। ऑन द बेसिस दैट ऑल अवेलेबल क्लेम्स एंड इलेक्शंस आर मेड, ये 15 मार्क्स का पूरा एक ही सलंग क्वेश्चन था। कैलकुलेट स्विलिंग लिमिटेड्स टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। कॉर्पोरेशन, दिस कॉर्पोरेशन टैक्स क्वेश्चन वाज ऑन होल वेल आंसर्ड। अच्छा क्वेश्चन आज बच्चों ने आंसर किया। वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर फिगर्स आर टू बी एडेड और डिडक्टेड। अच्छा, ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, तो वो एडजस्टमेंट को ऐड बैक करना है या डिडक्ट करना है, उसमें कुछ गलतियां हो गई बच्चों से। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आप एक्सेल यूज करे थे तो सम फंक्शन कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, जो ऐड करना है उसको नॉर्मल लिखो, जो माइनस करना है उसके आगे माइनस साइन लगा दो, और नीचे सीधा आप एक ही कॉलम में सारे फिगर लिख के सम का फंक्शन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए सही काम कर लेगा। वो चीज़ ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक दिक्कत हुई बच्चों के साथ में, बाकी तो मोटा मोटी फिर भी ठीक थी। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिमाइंडेड दैट दे शुड इंडिकेट बाय द यूज ऑफ जीरो एनी आइटम विच डिड नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ये भी मैं क्लास में कितनी बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट नहीं है फिर भी मुझे लाइन लिखी हुई है तो मैं सारी चीज़ें एज इट इज लिखूंगा, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं उसको जीरो करके छोड़ दूंगा। मेरे लिए भी आसानी होगी कि मैं कोई चीज़ भूल नहीं जाऊँ एग्जाम में, और एग्जामिनर के लिए तो जरूरी है ही क्योंकि उसके लिए मार्क्स देता है वो। Another important point is that profit figure for Swing Limited was stated before making any deductions for the 5 listed items of expenditure। देखो लाइन लिखी है ना कि इस प्रॉफिट में से ये 5 चीजें लेस नहीं हुई है, तो इन 5 चीजों में से अगर किसी का भी डिडक्शन अलाउड नहीं है तो एड बैक भी नहीं करना है क्योंकि लेस तो कर ही नहीं रखा है। ये गलत हुआ था कुछ बच्चों। दिस मीन्स दैट इट वॉज नॉट अ केस ऑफ एडिंग बैक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, क्योंकि लेस ही नहीं कर रखा है ना। लेकिन हाँ, सिर्फ वो खर्चे जिनका आपको डिडक्शन मिल सकता है उनको लेस करना था, ना कि वो खर्चे जो डिसअलाउड उनको एड बैक करना था, क्योंकि लेस करा ही नहीं है। जब लेस करा ही नहीं है तो आपको अलग से डिडक्ट करने की जरूरत, वापस से एड बैक करने की जरूरत है ही नहीं। For example, this meant that no deduction was given for the qualifying charitable donation nor for the political donation. This is another good example of why question practice is so important and is as is carefully reading the question. क्वेश्चन की रीडिंग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में जब बच्चा जाता है तो जब कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाता है तो उसको लगता है कि हर बार एडजस्टमेंट कर रखा है, मैं डिसअलाउड को एड बैक कर दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि मैंने लेस ही नहीं कर रखा। जब तुमने लेस ही नहीं कर रखा है क्वेश्चन में तो एड बैक क्यों करोगे डिसअलाउड को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑन सेकंड हैंड हाउस। वेयर हाउस के ऊपर ईआईए कैसे दे दिया भाई। अब वेयर हाउस एसबीआई के लिए क्वालिफाई करेगा, करेगा भी तो, वैसे सेकंड हैंड तो इस पे एसबीआई भी नहीं मिलेगा, बट ईआईए कैसे दे रहे हो तुम, ये तो गलती करी। Given that tax written down value of Swing Limited's main pool and specialist pool was zero in both cases, it should have been fairly obvious that full capital allowance computation was not necessary. Although candidate never lose marks for taking such a suboptimal approach, मतलब पूरी कैलकुलेशन कर भी लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। This effectively penalized them by taking more time than necessary to achieve the available marks. It was disappointing to see few students claim annual investment allowance on building cost and or land. वही second hand warehouse पे एआईए क्लेम कर रहे हो, बिल्डिंग पे कहां से मिलता है सब। नेक्स्ट बोल रखा है स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस था एक न्यू ऑफिस बिल्डिंग पे, इस पे भी कुछ गलतियां हुई बच्चों से। देयर वर 2 पॉइंट्स which candidate needed to identify in order to pick up the available 2.5 marks. The first was that the land was excluded। ये तो अपने को पता ही है, एसबीए के अंदर क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर चार्ट दे रखा है, अपने वहाँ जाके देखना अपने कैपिटल अलाउंस वाले चैप्टर में, वहाँ पे कंपनी में और दोनों में चार्ट दे रखा है। क्वालिफाइंग खर्चे के अंदर लिखे हुए क्वालिफाइंग खर्चे, एक्सक्लूडेड खर्चे लिखे हुए हैं, वहाँ पे अपने लैंड, लीगल फीस, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको हटा रखा है, उनका ध्यान रखना। तो वो एक तो गलती कर दी बच्चों ने। सेकंड, ये जो अलाउंस है इसको 5/12 करना था, क्योंकि जिस डेट से बिजनेस की एसेट को आप मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह है उसको यूज करना स्टार्ट करते हो उस दिन से आपको एसबीए मिलना स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो रनिंग व्हेन द न्यू ऑफिस बिल्डिंग वाज बॉट इनटू यूज एंड नॉट फ्रॉम द व्हेन द बिल्डिंग वाज परचेज। ध्यान रखना, परचेज की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस में यूज करने की डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बच्चों से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। अ फ्यू कैंडिडेट ऑल्सो कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस ऑन द वेयर हाउस despite the scenario specifying that only AIA remained to be deducted in respect of this। ये भी गलती कर दी वेयर हाउस पे। सेकंड हैंड वेयर हाउस है, सेकंड हैंड असेट्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक एसबीए नहीं मिलता। ये चीज मैंने क्लास में भी वहाँ पे नोट में लिखी हुई है, क्योंकि नॉर्मली न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग या न्यूली परचेज बिल्डिंग पर ही आपको एसबीए मिलता है। फिर आया था इंटरेस्ट पेबल का। अब इंटरेस्ट पेबल का फिगर निकालना था, तो अक्रूड और पेड वगैरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और अक्रूड अमाउंट वगैरह, पेड अमाउंट वाला जो भी है क्लोजिंग बैलेंस वगैरह, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ लिखा था
देयर वर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल इंटरेस्ट. द फर्स्ट वॉज टू यूज द फिगर्स प्रोवाइडेड. 3300 का आपने अमाउंट पे करा, जिसमें से 11,100 का अक्रूड था एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो 2200 का करंट ईयर का खर्चा है. या सेकंड अप्रोच थी कि आप सीधा अक्रूवल बेसिस फॉलो कर लो. अच्छा, 33,000 का 2/3 करा. 2/3 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपने 2 महीने में ही पेमेंट कर दिया था. शायद ये 31 मई 2024 को पेमेंट हो चुका है उस हिसाब से. ठीक है, चलो ये तो अब अपने को क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स थे जो ये शॉर्टकट दे रहे हैं. बट ये एडजस्टमेंट तो बताइए भाई, अमाउंट पेड है 3300 का और 1100 का अगर पिछले बार का ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग को मुझे हटाना पड़ता है, क्लोजिंग को ऐड करना पड़ता है. करंट ईयर का अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग ऐड क्लोजिंग, उसके हिसाब से अपना अक्रूवल बैलेंस निकलता है, तो वो एडजस्टमेंट करना था. फिर चार्जेबल गेन की बात कर रखी है. चार्जेबल गेन में भी एडजस्टमेंट है. अब कंपनीज में चार्जेबल गेन के लिए आपको ध्यान रखनी थी कुछ चीज़ें. आपको इंडेक्सेशन अलाउंस वगैरह मिल सकता है, बाकी चीज़ों का भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं. द कैलकुलेशन ऑफ द गेन इटसेल्फ वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट कैंडिडेट. हाउएवर कैपिटल लॉस मेड बाय स्विंग लिमिटेड टू सब्सिडरी कंपनीज अप लिमिटेड एंड डाउन लिमिटेड कॉज्ड मोर डिफिकल्टी. ऑल्दो कैपिटल लॉसेस को तो आप ग्रुप में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. अब ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है, बार बार बोली भी है मैंने. ग्रुप रिलीफ में अदर देन कैपिटल लॉस सारे के सारे लॉसेज आ सकते हैं, बट कैपिटल लॉसेज को ग्रुप रिलीफ नहीं कर सकते, उसके लिए कैपिटल गेन ग्रुप बनता है. एन इलेक्शन कैन बी मेड, तो मैचिंग ऑफ चार्जेबल गेन एंड कैपिटल लॉसेज इज डन ऑन नॉशनल बेसिस. और ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉशनल बेसिस पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. टू बी पार्ट ऑफ चार्जेबल गेन ग्रुप there needs to be at least 75% subsidiary holding at each level with the parent having an effective interest of over 50%. ये अपने को पता ही है. नॉर्मल ग्रुप के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट भी 75 और ईच लेवल पे भी 75%. बट कैपिटल गेन ग्रुप के लिए ईच लेवल पे 75% और इफेक्टिव इंटरेस्ट 50% से ऊपर हुआ तो भी काम चल जाता है. Up Limited clearly qualified because Swing Limited had 80% shareholding. Down Limited also qualified because effective interest 80 into 20 64% था. Both of the available capital losses could therefore be offset against Swing Limited's chargeable gain. तो ये एक तो आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना था और उसके हिसाब से देखना था कैसे कैपिटल लॉसेस को और कैसे आप नॉर्मल ग्रुप के लॉसेस को एडजस्ट करो. फिर ग्रुप रिलीफ के लिए अब ये तो सामने दिख रहा है भाई साहब कि अप लिमिटेड जो है वो तो क्वालिफाई करेगी, बट डाउन लिमिटेड में इफेक्टिव इंटरेस्ट 64% है, तो ये नॉर्मल ग्रुप रिलीफ के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी डाउन लिमिटेड. फॉर ग्रुप रिलीफ पर्पस द पेरेंट कंपनी मस्ट हैव एन इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट 75%. डाउन लिमिटेड देयरफॉर डज नॉट क्वालिफाई, सो ओनली अप लिमिटेड ट्रेडिंग लॉसेस कुड बी ग्रुप रिलीव. वन कॉमन एरर दैट सेवरल कैंडिडेट्स कंटिन्यू टू मेक इट टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप रिलीफ अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप. ये भी मैंने बोला है, कभी भी परसेंटेज के हिसाब से आपका ग्रुप रिलीफ कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है. ठीक है ना, आपके लेवल पे, टैक्स के लेवल पे, कंसोर्टियम का पॉइंट नहीं है. कंसोर्टियम में हम ये चेंजेस, हम ये रिस्ट्रिक्शन करते हैं. नॉर्मल ग्रुप में हम कहते हैं कितने भी अमाउंट का अप टू द मैक्सिमम अमाउंट जो पॉसिबल है. और मैक्सिमम अमाउंट कैसे निकालते हैं? जितना सरेंडरिंग कंपनी का लॉस है और जितना क्लेमेंट कंपनी के पास में टीटीबी है आफ्टर एडजस्टिंग इट्स ओन लॉसेस, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट है उतने तक का आप लॉस ट्रांसफर कर सकते हो. परसेंटेज ऑफ ओनरशिप से ग्रुप के अंदर फर्क नहीं पड़ता. एक बार ग्रुप के मेंबर बन गए तो बन गए. अब आप चाहे 80% मेंबर हो, चाहे 90% हो, चाहे 100% हो, आप लॉस शेयरिंग कितने भी अमाउंट की कर सकते हो. ठीक है. Although it would not have wasted too much time here, candidates should always be quite clear as what the requirement is asking for. In case of Swing Limited, it was to calculate the company's taxable total profit. There were no marks for calculating company's corporation tax liability. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है साहब, क्लास में भी मैंने कितनी बार कहा है. सेम चीज गेन के अंदर क्वेश्चन में भी है. वो चार्जेबल गेन पूछ रहा है या टैक्सेबल गेन पूछ रहा है. ठीक है, इधर वो आपसे टीटीपी पूछ रहा है या कॉर्पोरेशन टैक्स की लाइबिलिटी पूछ रहा है. एक्स्ट्रा काम करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना. और कभी एक्स्ट्रा पूछा गया और कम करके फिर मार्क्स भी लूज नहीं करना है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज को सही से पढ़ो, इससे ये समझ में. ठीक है साहब, इसी के साथ में हम आते हैं हमारे इस एग्जामिनर रिपोर्ट के एंड पर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई गेस मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी कि भाई किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या बेसिक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जिसको हमें करने से बचना है. आप भी एग्जामिनर रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जितनी हो सके उतनी एग्जामिनर रिपोर्ट्स को देख करके जाइए. एग्जाम में जाते वक्त आपको एग्जाम टाइप के सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उससे, और सेक्शन सी में कैसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं उनका एक आइडिया लगता है. ठीक है साहब, चलिए तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आराम से अपनी तैयारी कीजिए. बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.